हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग विद मनन में स्वागत है। मैं हूं मनन भारद्वाज और आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल की इस ऑनलाइन कक्षा में हम आज पढ़ रहे हैं शब्द और पद। यहां पर ये शब्द और पद होने को तो ये क्लास 10th का विषय है। हिंदी कोर्स भी में ये विषय प्रदान किया गया है और ये मतलब निर्धारित किया गया है। लेकिन आप इस विषय को जानकारी के लिए क्लास 8th में हैं, 9th में हैं या फिर आप कोई भी आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि इस विषय को जानने से पहले पद परिचय या इस विषय के बाद पद परिचय को समझा जा सकता है, जो कि मैं स्पष्ट तौर पर अपने इस चैनल पर पूरी तरह से एक एक टॉपिक पर मैं बात करूंगा, बिल्कुल विस्तृत से। लेकिन हम शब्द और पद देख लेते हैं। पहले मैं इसको बता देता हूँ, क्लास 10th में शब्द और पद से 2 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है, 1 नंबर का भी आ जाता है और कभी 3 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, अधिकांश मतलब देखा गया 2 से 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो इसीलिए इतने मार्क्स के लिए जितना कंटेंट आवश्यक था वह आपके सामने उपस्थित है और विस्तृत जानकारी के लिए आपको अतिरिक्त जानकारी भी आपको मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूं शब्द और पद की तरफ। मैं बात करता हूं कि शब्द और पद क्या है। देखिए, शब्द क्या है? ध्वनियों का समूह वर्ण कहलाता है। अब देखिए, जो शब्द है वो ध्वनि से बना है। ध्वनि अर्थ मतलब वर्ण। तो वर्ण कब होता है ध्वनि? जब किसी ध्वनि को हम लिखते हैं तब वो वर्ण का रूप ले लेती है। जैसे आप यहाँ सामने देख रहे हैं, क हलंत है प्लस अ, क व्यंजन है प्लस अ ये स्वर है, तो स्वर और व्यंजन का जब हुआ तब ये प्योर एक व्यंजन बना। ठीक है, माने वर्ण बना। तो आपने देखा कि ध्वनियों का समूह जो है वह वर्ण कहलाता है और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब देखिए, सार्थक और निरर्थक को समझना होगा आपको। यही आप अगर समझ जाते हैं तो आप शब्द और पद को समझ जाते हैं। तो सार्थक, आपने देखा कि सार्थक क्या है? सार्थक माने जिसमें कोई अर्थ हो। यहां देख रहे हैं आप घ प्लस र, तो ये जो सार्थक समूह है वर्णों का, मतलब इनका एक सार्थक मतलब इनका समूह होने के बाद कोई अर्थ परक कोई शब्द बन रहा है तो वह सार्थक शब्द कहलाएगा, सार्थक समूह कहलाएगा, सार्थक वर्णों का समूह कहलाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं ग प्लस म प्लस ल, ग म ल, तो अब या तो इसमें ला होता तो गमला बन जाता, लेकिन ये तो है नहीं, तो ये निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो कहने का मतलब, मैं अगर एक लाइन में कहूं, जो आप इसे परिभाषा के तौर पर देखें कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, जब वर्णों का या वर्ण है, अक्षर है, आप एक ही बात समझ सकते हैं, उसको सार्थक समूह पर आप निर्धारित करेंगे, स्पष्ट करेंगे, व्यवस्थित तरीके से बिठाएंगे तो वो शब्द कहलाएगा। तो उपरोक्त दोनों शब्दों से सार्थक इसलिए है, उपरोक्त दोनों शब्द सार्थक इसलिए हैं क्योंकि इनके अपने स्वतंत्र अर्थ हैं। ठीक है, निरर्थक का कोई अर्थ नहीं है, सार्थक का अर्थ है घर है, निवास स्थान है, राम एक नाम भी हो सकता है। पद, अब बात करते हैं पद। जब सार्थक शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमानुसार प्रयोग होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। आपने शब्द को देखा कि वर्णों का सार्थक समूह है तो वो शब्द है, लेकिन हम यहाँ पद की भी तो बात कर रहे हैं ना। तो पद क्या है? तो जब ये सार्थक शब्द, अब जो समूह का जो शब्द बना है वह सार्थक शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, मैंने यहाँ लिखा है कि व्याकरणिक नियमानुसार, मतलब कोई भी वाक्य बनेगा तो क्या बिना ग्रामर के, बिना व्याकरण के बन जाएगा क्या? उसमें कर्ता होगा, उसमें संज्ञा होगी, उसमें क्रिया होगी, उसमें लिंग होगा, उसमें वचन होगा। तो क्या व्याकरणिक नियमानुसार के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए जब सार्थक शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमानुसार प्रयोग होगा तब वह पद कहलाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, भी आपने देखा कि घर एक यहाँ पे सार्थक शब्द था। अब इस सार्थक शब्द का प्रयोग एक वाक्य में जब हो जाता है तब क्या होता है? महेश घर जाना चाहता है। तो महेश घर जाना चाहता है का अर्थ यह है कि महेश घर को जाना चाहता है। यही बात मैं यहां लिख रहा हूं कि यहां घर के पास एक विभक्ति छिपी हुई है। विभक्ति का अर्थ आप समझते ही है कारक। तो कारक यहां पे कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। अब आप देखें कि वास्तविकता में यहां इसका अर्थ यह है कि महेश घर को जाना चाहता है, क्योंकि यहां घर के साथ विभक्ति कारक, कर्म कारक, मतलब वही विभक्ति का मतलब परसर्ग विभक्ति जो चिन्ह लगे होते हैं वह विभक्ति कहलाती है, का प्रयोग हुआ है, कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह अब पद है। पद ये क्यों है?
देखिए वास्तविकता में क्या है, जो शब्द जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र अर्थ जब होता है जब वो किसी वाक्य में नहीं होता। आप एक लाइन में समझें कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में नहीं है तो वह पद नहीं है, तो वो सिर्फ शब्द है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि महेश घर को जाना चाहता है, क्योंकि यह घर के साथ विभक्ति कारक कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए अब ये पद है। घर अब पद बना है, पहले से सिर्फ शब्द था। हालांकि इनमें ऐसा नहीं है कोई कि एकदम पूर्व और पश्चिम का अंतर है, लेकिन एक अंतर है, वो समझना है हमको। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही वाक्य में निहित सभी शब्दों को पद कहते हैं। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप देख रहे हैं महेश घर जाना चाहता है, तो ये तो खैर एक बात, एक ही मतलब पदबंध कहलाएगा, लेकिन हम बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कि ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये सब भी एक पद है। माने ये शब्द तो हैं, लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ये पद हो गए। तो ऐसे ही वाक्य में निहित सभी शब्दों को पद कहते हैं, और उन पदों का विस्तृत परिचय पद परिचय कहलाता है। तो परिचय मतलब इन शब्दों का परिचय, ये क्या है। महेश क्या है, तो महेश एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है ना। घर संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, कर्म कारक है। जाना चाहता है, ये पूरा एक पद है, क्रिया है, कर्मवाचक क्रिया है, क्योंकि महेश के अनुसार है ना। संयुक्त क्रिया है, क्रिया की मतलब डिफाइन की कौन सी क्रिया है, और एक वचन है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कोई शब्द वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। ये जो पद परिचय है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। लेकिन ये आपकी जो किताब है, जो 9th क्लास की जो ग्रामर की किताब है, उसके आगे ये शब्द पद परिचय शब्द और पद का चैप्टर दिया हुआ है, वहां ये स्पष्ट है। लेकिन देखा गया है कि पद परिचय से प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन पद परिचय समझना आपकी इस वक्त की मांग है। तो मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखते हैं आगे इसका जो शब्द और पद का अंतर है। ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। शब्द यहाँ पे ये गलत कट गया है, आप सही कर लेंगे, ये वाला सही लिखा गया है। शब्द पद में अंतर क्या है, अब आप इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो शब्द है वो स्वतंत्र है, उसका अर्थ स्वतंत्र है, वो किसी पर मतलब डिपेंड नहीं है। लेकिन पद डिपेंड है, क्योंकि पद जब तक वाक्य में पद नहीं आएगा तो वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। जबकि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। वही बात मैंने कही। आगे देखते हैं, शब्दों की संरचना वर्णों से होती है। बिल्कुल, हमने भी देखा था कि ध्वनियों को एकत्रित किया गया, वर्णों को सार्थक वर्णों को जोड़ा गया, तब वो शब्द बना। जबकि पद शब्द के व्याकरणिक रूप से बनता है। लेकिन जबकि पद जो पद है वो शब्द के व्याकरणिक रूप से, जब शब्द का कोई व्याकरणिक महत्व निकलेगा, कब वाक्य में तो बनेगा ना कि भाई ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये क्रिया है, ये लिंग है, तब वो पद बन चुका होता है। तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि शब्दों का निर्धारित अर्थ होता है, फिक्स्ड। इसका एक अर्थ है, जैसे राम एक नाम, बस वो संज्ञा है, मैं मानता हूं संज्ञा है, लेकिन उसकी संज्ञा की प्रतीति आपको उसके जब वो वाक्य में प्रयुक्त होगा तभी होगी। तो राम एक नाम है, बस ठीक है। तो अब राम कुछ और नहीं हो सकता। ऐसे ही शब्दों को निर्धारित, ऐसे ही यहां पे कहा गया कि शब्दों का निर्धारित अर्थ होता है और संकुचित अर्थ होता है। इसको आप संकुचित अर्थ भी कह सकते हैं, नैरो मीनिंग, मतलब कम मीनिंग। लेकिन पद के साथ ऐसा नहीं होता। जबकि पद, इसमें कभी कभी ऐसा भी देखा गया है पद में कि जबकि पद से वांछित मनचाहा अर्थ आप निकाल सकते हैं। जैसे एक ने सोचा, तो यहां पे एक सर्वनाम है, ठीक है। कौन सा सर्वनाम है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और दूसरा है कि एक आदमी आया, ये विशेषण है, ठीक है। अब एक ने सोचा, यहां पे एक का अर्थ सर्वनाम के तौर पर लिया जा रहा है, और एक आदमी आया तो ये संज्ञावाचक विशेषण के तौर पर लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये फर्क है। लेकिन पद शब्द के साथ ऐसा नहीं होता। शब्द अगर एक है, कोई अर्थ उसका है, वो है। मैं उसका उदाहरण आपको नेक्स्ट बता ही देता हूं। देखो, शब्दों का संबंध मात्र शब्दकोश से होता है।
मान लीजिए कोई शब्द आपने पढ़ा, वो शब्दकोश में है, तो वो डिक्शनरी में शब्दकोश में आपको मिल जाएगा, लेकिन जब वो शब्दकोश से बाहर आकर के किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद कहलाने लगता है। और वो वाक्य में जब प्रयोग होगा ना, तो वो लिंग, क्रिया, वचन, काल सबके अनुसार प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि वो जैसा डिक्शनरी में लिखा गया है वैसा ही प्रयोग हो जाए। ठीक है, इस बात को जरूर समझिएगा। कंफ्यूजन यहीं पे आ जाता है कि सर तो अभी खुद कह रहे हैं कि क्योंकि डिक्शनरी में तो सब कुछ दिया होता है, संज्ञा भी लिखी होती है, उसके आगे एडजेक्टिव एंड ऑल दैट थिंग्स लिखी होती हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि लिखी तो जरूर है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त होगा तब वो वाक्य के अनुसार प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र तौर पर प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि पद जो है वो स्वतंत्र नहीं है, शब्द स्वतंत्र है। ठीक, तो इसी आधार पर जो आप एक बात तो ये भी कह सकते हैं कि शब्द और पद में कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी जब आप इसको और भी मतलब पद परिचय को बहुत स्पष्ट तरीके से समझते हैं, क्योंकि बुक्स में तो बहुत सारे मतलब पूरा एकदम डिस्क्राइब किया गया, तो मैं वह भी पूरा डिस्क्राइब करूंगा उसको स्पष्ट। लेकिन हाँ, ये यहाँ इस टॉपिक के लिए बहुत छोटा ही टॉपिक है यहीं पे, क्योंकि इसमें 2 से 3 नंबर का मार्क्स का आता है, तो इसमें सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं कि शब्द क्या है, पद क्या है, ये पूछ लिया जाता है। शब्द पद के अंतर बताइए, उदाहरण पूछा जाता है, तो उदाहरण में आप यही दे सकते हैं, जैसे मैंने भी उदाहरण दिया, ये वाला उदाहरण कि घर जो है स्वतंत्र था। पहले यहाँ पे जो घर यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ये सार्थक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है पद में, जब ये पद बन जाता है तब इसके मीनिंग अलग तरीके से निकलने लगता है। ठीक है, मतलब ये पूरा व्याकरण नियम के अनुसार बंध जाता है। तो ये तो यहाँ पे हो गया क्लियर। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पे पद परिचय बताया था, तो कि ये पद परिचय क्या है, संज्ञा क्या है, ये एक पूरा और मतलब डेप्थ में जाने वाली चीज है, विस्तृत में जाने वाली है। क्लास 8 में ये आपने पढ़ा होगा पद परिचय, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको कवर करूंगा धीरे धीरे। मेरा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और मैं धीरे धीरे इसके वीडियोस लाऊंगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें लास्ट एक पॉइंट और है कि शब्द और पद के जो भेद हैं वही इसके आधार पर कि हालांकि ये आप लिखना नहीं है, आप इसको बस समझ लीजिए कि शब्द और पद के भेद डिफाइन किए गए हैं कि मतलब ये आखिर पद कितने तरह के होते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द और पद दोनों एक साथ जो लिखा है ना, वो इसीलिए लिखा है कि वो शब्द जो पद में कन्वर्ट हो गया ना, इसीलिए एक साथ लिखा है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पद के जो भेद हैं वो 2 तरीके से है, विकारी और अविकारी। और आशा करता हूं कि अब आपको अविकारी और विकारी जरूर पता होगा। ये क्लास 6 का टॉपिक है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं धैर्य के साथ आप रहें, और अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, गंभीर है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आगे धीरे धीरे अपने वीडियोस के माध्यम से, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही आप लोगों को पढ़ाना है। विकारी, तो विकारी में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। विकारी होते कौन से शब्द हैं? तो विकारी वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, और अविकारी वे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते। परिवर्तित कैसे होते हैं? लिंग, वचन, क्रिया, काल के अनुसार। देखिए, संज्ञा कोई भी शब्द आप सोचिए वो परिवर्तित किया जा सकता है। बालक, बालिका का बालक का बालिका। सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम में आप कोई उदाहरण जैसे मैं, मेरा, ठीक है, मेरी बदल गया। विशेषण काला, काली। क्रिया जाता है, जाती है, बदल गया। लेकिन अविकारी में ऐसा नहीं होता। अविकारी अव्यय है, अविकारी का दूसरा नाम अव्यय है। ये क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, और एक नाम छूट गया इसमें, माफ करें, संबंध बोधक भी है। ठीक है, और निपात भी कभी कभी देखा जाता है, इवन अव्यय में निपात भी काउंट होता है। तो ये इनके भेद हैं, और इसको मतलब क्योंकि आपका ये चीज यहां तक क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई, ये इससे अतिरिक्त जानकारी के लिए अगर बाई चांस कभी पूछ लिया कि शब्द और पद में भेद क्या है, तो ये आप अपने नोटबुक में यहां तक आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, एक्स्ट्रा लिखने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी, और उसके बाद भी कोई समस्या बनती है जरूर बताएं। मनन भारद्वाज को सुनने के लिए धन्यवाद।